मुझे बरसात के मौसम में तेज आंधी और बादलों की गर्जना से बहुत डर लगता था। जब तक मेरे बच्चे घर से बाहर रहते, मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा इस तेज आंधी में उड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेड़ उन पर गिर जाए। जब तक मेरे बच्चे घर वापस नहीं आ जाते थे, मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेती रहती थीं। मुझे एक जगह बैठे चैन नहीं पड़ता था। आज की रात भी उसी मौसम की रात थी। दिसंबर और जनवरी का महीना था। भीषण ठंड हो रही थी। आज शाम से ही तेज आंधी और तूफान जैसी हवाएं चल रही थीं और साथ में बारिश भी हो रही थी। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मेरा नन्हे मेरे बगल की एक चारपाई में लेटा रहता था। जब भी बादल गरजते या बिजली चमकती तो वो तुरंत मुझसे कहता, माँ, तुम अपना हाथ मेरी चारपाई में रख लो, जिससे मुझे डर नहीं लगेगा और मैं आराम से सो पाऊँगा। आज मुझे लग रहा था कि आज भी मेरे बच्चे इस मौसम में डर रहे होंगे, लेकिन आज उनके पास ना उनके पिता हैं और ना उनकी माँ, क्योंकि हम दोनों ही जेल में थे। अचानक मेरी नज़र बरामदे की तरफ जाती है, जहाँ मुझे लगता है कि जैसे कोई टहल रहा है। मैं खिड़की के पास जाकर देखती हूँ तो एक जानी पहचानी आकृति नज़र आती है। मैंने उससे पूछा, सुभागी, तुम इतनी ठंडी रात में बाहर क्या कर रही हो? कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं बहन जी, तकलीफ़ तो क्या ही होगी, सुभागी ने अपने किसी आवेग को दबाते हुए जवाब दिया। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? यहाँ क्यों घूम रही हो? सुभागी बोली, बहन जी, नींद तो आपको भी नहीं आ रही है, मुझे लगा चलो मैं आपको ही देख लूँ। मैंने कहा, मेरी नींद ना आने का एक कारण है। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कोई उनकी देखरेख के लिए घर में नहीं है। सुभागी कहती है, बस वही मेरा भी हाल है बहन जी। मेरा भी एक बेटा है। मैं भी उसे घर छोड़कर यहाँ जेल में हूँ। मैंने उससे पूछा, तो बच्चे का पिता कहाँ है? जेल में। सुभागी ने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप हो गई। अब मुझे सुभागी पर थोड़ा क्रोध आने लगा था कि जब पिता पहले से जेल में है तो तुझे उस बच्चे को छोड़कर आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने उससे पूछा, तेरे आने ना आने से कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, बच्चे के लिए भी तो तेरे कुछ कर्तव्य हैं। सुभागी ने कहा, बहन जी, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। मैंने पूछा, लाया गया है? क्या तू भी बहुत दिनों से कांग्रेस के लिए काम कर रही है? सुभागी ने जवाब दिया, बहन जी, मैंने तो कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। मैं तो ये सब बातें जानती समझती तक नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। सुभागी ने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पति की थानेदार से कुछ कहा सुनी हो गई थी और तब से वो हम दोनों से दुश्मनी मानने लगा था, और इस समय इस आंदोलन में उसे अच्छा मौका मिल गया तो मेरे पति को ले आए। उसके बाद वो थानेदार मेरे घर आया और मुझे बहुत सी सांत्वना देने लगा। मुझसे कहने लगा, देखो, हमारी मजबूरी है कि तुम्हारे पति को जेल ले गए, लेकिन हम तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मुझसे मांग सकती हो। मुझे उस थानेदार की निगाहों में नीचता दिखाई देती थी। वो मेरी आबरू का सौदा करना चाहता था। मैंने उसकी नीयत भांप ली थी और इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी की सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस मामले को अपने आस पड़ोस वालों को भी बताया, उनसे भी सलाह ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम थानेदार के सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो किसी को भी ले जाकर जेल में बंद कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। उसी शाम को थानेदार का एक आदमी मेरे घर आया मुझे बुलाने के लिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे ना कुछ चाहिए और ना ही मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस बात से वो थानेदार और ज़्यादा चिढ़ गया। लोगों ने मुझे सलाह दी कि तुम ऐसा करो, अभी ये गांव ही छोड़ दो। मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाया और एक झोले में रखकर अपने बच्चे को लेकर इस शहर के पास आने लगी। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मुझे उसके आदमियों ने पकड़ लिया। पता नहीं कैसे मेरे झोले में कुछ ऐसे पर्चे डाल दिए कि जैसे मैं आंदोलन में साथ दे रही हूँ, और इसी आधार पर वो मुझे पकड़ के ले गए। मेरा बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उन लोगों पर उस पर जरा भी दया नहीं आई। अब पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा, मुझे तो उसकी कोई खोज खबर ही नहीं मिलती। मेरा रम्मू भी
ऐसी बरसात में बहुत डर जाता है। पता नहीं उसने क्या खाया होगा, वो सोया भी होगा कि नहीं। मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सकें, और गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसकी मदद कर सकें, क्योंकि वो सब थानेदार से बहुत डरते हैं। मैंने पूछा, उसके बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया? उसने बताया कि ले जाया गया था। वहाँ मुझसे कहा गया कि तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हें छोड़ देंगे, और उसके बाद तुम्हें थानेदार साहब के अनुसार ही चलना होगा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि माफ़ी मांगने का मतलब था कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा थी, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, और उसके अलावा वापस से मैं उस थानेदार के चंगुल में फंस जाती। इसलिए मैंने यहीं रहना उचित समझा। अब तो मेरे पास सुभागी को सांत्वना देने के लिए भी शब्द नहीं थे। उसकी कहानी इतनी करुण थी, उसका दुख इतना तीव्र था। बच्चों से दूर रहने की तकलीफ़ को मैं समझ सकती थी, और सुभागी के बच्चे को तो उससे ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया था। मैं ऐसे क्या शब्द बोलती जिससे उसके दिल को तसल्ली मिलती। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरी बच्ची, जो कि सो रही थी, जाग गई और मुझे पुकारने लगी। मैं उसके पास चली गई और थोड़ी देर में मैं उसके साथ सो गई। मैं जब सुबह उठी तो नहाने के लिए जब मैं टाँके पर गई, वहीं पर सुभागी भी आ गई, बड़ा मुरझाया हुआ सा अपना चेहरा लिए। उसका चेहरा देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। तभी जमादारेन आती है और मेरे हाथ में एक पत्र देती है, जो कि मेरे बच्चों का था। मैंने कपड़े धोना छोड़ दिया और अपने बच्चों का पत्र पढ़ने लगी। पत्र के आखिरी में मेरे बच्चे ने लिखा था कि अम्मा, हम बहुत छोटे छोटे हैं तो हमने अपने लिए एक छोटा नौकर भी रख लिया है। इसके माता पिता को जेल हो गई है, ये यहाँ काम ढूंढने आया था तो हमने इसे अपने घर में रख लिया। ये घर के छोटे छोटे काम कर देता है और हमारे साथ खेलता भी है। वो बहुत ही शांत और सीधा लड़का है। हम उसके साथ जरा सा भी नौकरों जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। हमने उससे कहा है कि जब तक तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आ जाते तुम हमारे साथ ही रहो। इसका नाम रम्मू है। मैंने सुभागी से पूछा कि सुभागी, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? सुभागी ने जवाब दिया कि नाम तो उसका रामलाल है, लेकिन प्यार से हम उसे रम्मू रम्मू कहते हैं। ये नाम सुनते ही मेरी आंखें हर्ष के मारे सजल हो गईं। मैंने कहा, सुभागी इधर आओ, अपने बच्चे का समाचार सुन लो। मैंने पत्र की वो आखिरी पंक्तियाँ उसको सुनाईं। सुभागी ने जब ये खबर सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। प्रेम के मारे उसकी आंखें सजल हो गईं। उसने मेरे पैर छुए और मुझसे लिपट कर रोने लगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।